महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी बिगुल बज चुका है। हरियाणा में जीत के बाद बीजेपी ने हरियाणा की रणनीति को अपनाने की योजना बना ली है, जिसमें हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण मुख्य एजेंडा होगा। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को महाराष्ट्र में धक्का लगने और विपरीत परिस्थितियों में भी हरियाणा में सत्ता पर वापसी के बाद बीजेपी ने हरियाणा में आजमाई हुई रणनीति को महाराष्ट्र में इस्तेमाल करने की योजना बनाई है। इसमें हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण मुख्य एजेंडा है। इस योजना को अमली जामा पहनाने के लिए महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की धुआंधार प्रचार सभाएं आयोजित करने की योजना है। सूत्रों के मुताबिक मोदी, शाह, योगी महाराष्ट्र में ज्यादा से ज्यादा सभा कर सकते हैं। ये तीनों नेता 70 से ज्यादा सभा कर सकते हैं। इसके साथ साथ महाराष्ट्र के गांवों में ओबीसी बनाम मराठा फैक्टर को लेकर उपजे जातिगत संघर्ष को ठंडा करने के लिए आरएसएस के स्वयंसेवकों को उतारकर हिंदू एकता का डोज पिलाया जा रहा है। वैसे तो महाराष्ट्र में 44,000 से ज्यादा गाँव हैं, लेकिन आरएसएस का फोकस मराठवाड़ा के 8,000 और तकरीबन विदर्भ के 15,000 गाँवों पर रहेगा। कांग्रेस का ग्रामीण जनाधार है, लेकिन बीजेपी की ताकत बढ़ने के साथ वो कमजोर हुई है। एनसीपी का भी ग्रामीण जनाधार है, लेकिन वो ज्यादातर पश्चिमी महाराष्ट्र तक सीमित है। जहां आरएसएस की दाल नहीं गलती, महाराष्ट्र में अब तक दो प्रमुख विचारधाराओं या गठबंधनों के बीच वोटिंग होती रही है। इसमें जातीय गणित हमेशा अहम रहा है। रणनीति तो बन रही है, लेकिन रणनीति से ज़्यादा आवश्यक इस वक्त विषय होते हैं। महाराष्ट्र में जो है प्रगति और समृद्धि की बौछार हो रही है, और झारखंड में जो है भ्रष्टाचार और क्राइम की पराकाष्ठा। महाराष्ट्र में जो है हम जन कल्याणकारी योजनाएं भी कर रहे हैं और तरक्की भी दे रहे हैं, लेकिन हिमाचल, तेलंगाना और कर्नाटक में जहां ये लोग जन कल्याणकारी योजना पे आते हैं, वहां आपने देखा है कि किस प्रकार से वो राज्य जो है कंगाल हो जाते हैं। तो ये अंतर है एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच, और ये अंतर जो है धीरे धीरे जनता के मन में भी स्पष्ट होता जा रहा है। महाराष्ट्र में 2019 में 4 प्रमुख पार्टियां थी, अब 6 पार्टियां हैं। अब तक धर्मनिरपेक्षता और दक्षिणपंथी विचारधारा के बीच चुनाव होता रहा है, लेकिन अब ये लड़ाई बीजेपी के साथ या बीजेपी के विरोध में बढ़ गई है। इसकी वजह से विचारधारा का ध्रुवीकरण अब पहले जैसा नहीं रहा। बीजेपी की मुश्किल ये है कि मराठा आरक्षण की आग उठने से राज्य में आरक्षण का मुद्दा तेज हो गया है। मराठा बनाम ओबीसी, आदिवासी बनाम धनगर विवाद उठ चुके हैं। इसके चलते सभी राजनीतिक दलों को इसमें संतुलन बनाए रखना होगा, क्योंकि डर है कि किसी एक समुदाय का पक्ष लेने से दूसरा समुदाय नाराज हो सकता है। ऐसे में भाजपा गैर मराठा राजनीति पर फोकस कर रही है। राज्य में 42% ओबीसी समुदाय के लोग हैं, जबकि मराठा 28%। इसके अलावा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की कुल आबादी करीब 20% है। राज्य में मुस्लिम 13% और ब्राह्मण 3% है। यही वजह है कि न सिर्फ शिंदे सरकार ने एक तरफ क्रीमी लेयर का दायरा बढ़ा दिया है, बल्कि 15 जातियों को ओबीसी वर्ग में शामिल किया गया है। महाराष्ट्र की राजनीति अलग तरह की है। वहाँ मराठा का ज्यादातर समर्थन शरद पवार के साथ रहा, बहुत पुराने नेता रहे, मराठाओं के नेता माने जाते हैं वो। तो ऐसी स्थिति में जब एनसीपी 2 फाड़ हो गई है और शरद पवार के भतीजे बीजेपी के साथ में हैं, तो मराठा कहीं न कहीं बटेगा। ये अलग बात है कि पूरा मराठा न बटे, लेकिन कम से कम 25% मराठा तो अजीत पवार के साथ रहेगा ही। महाराष्ट्र में जो सामाजिक समीकरण हैं, उन्हें भाजपा को मराठा का भी समर्थन मिलेगा, वहाँ पे गैर मराठा का भी समर्थन मिलेगा, ओबीसी का भी मिलेगा, दलित का भी मिलेगा। हाँ, कुछ खास समुदाय है जैसे मुसलमान वगैरह, उसका समर्थन भाजपा को कम ही मिलेगा या ना के बराबर मिलेगा। महाराष्ट्र में मोटे तौर पर 5 इलाके माने जाते हैं, जिनमें विदर्भ, मराठवाड़ा, पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र यानी खानदेश और मुंबई सहित कोंकण पट्टी शामिल है। इनमें विदर्भ और उत्तरी महाराष्ट्र को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। इसके साथ ही राज्य में 13 बड़े शहर, इनको एक बार फिर से बीजेपी को साधना होगा। वहीं दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव के नतीजों ने ये साबित कर दिया है कि शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी के वोट बीजेपी को ट्रांसफर होने के बजाय मूल पार्टी और बागी पार्टी में ही बढ़ गए। मूल रूप से शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार मुख्य रूप से मराठा राजनीति करती हैं। इसीलिए बीजेपी इस विधानसभा चुनाव में शिंदे और अजीत पवार पर कम और अपनी रणनीति पर फोकस ज्यादा कर रही है। महाराष्ट्र में मराठा बनाम ओबीसी की राजनीति चलती है। ऐसे में बीजेपी ओबीसी की राजनीति पूरी तरह से नहीं कर सकती।
ऐसे में बीजेपी ने डिसाइड किया है कि महाराष्ट्र में हार्ट हिंदुत्व के साथ साथ ओबीसी की राजनीति को आगे बढ़ाया जाए ताकि मराठा वर्ग बीजेपी से नाराज न हो। बीजेपी की मुश्किल ये भी है कि एनसीपी, अजित पवार गुट और शिवसेना शिंदे गुट को एक बड़ी संख्या में मराठा सपोर्ट करते रहे। कपिल सोलंकी के साथ कमलेश सिंह, लाइव टाइम्स, दिल्ली। तो झारखंड में भी महाराष्ट्र के साथ साथ चुनावी बिगुल बज गया है। ऐसे में हरियाणा में हार का स्वाद चख चुकी कांग्रेस एक बार फिर दोनों राज्यों में अपने सहयोगी दलों के साथ ताल ठोकने के लिए तैयार है। लेकिन सवाल यह है कि हरियाणा में हार को भुलाकर आखिर वो कौन से चुनावी रणनीति होगी और कौन से वो नेता होंगे जो कांग्रेस को जीत दिला पाएंगे। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। हरियाणा में कांग्रेस को मिली हार के बाद पार्टी में समीक्षा का दौर चल रहा है। इस बीच महाराष्ट्र और झारखंड में चुनावी शंखनाद के बाद कांग्रेस एक बार फिर से दोनों राज्यों में अपने सहयोगी दलों के साथ ताल ठोकने को तैयार है। राहुल गांधी हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों से नाराज हैं। राहुल का मानना है कि कांग्रेस के बब्बर शेर भूपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला आपस में लड़ गए और कांग्रेस जीती हुई बाजी हार गई। इस बात को राहुल गांधी महाराष्ट्र के नेताओं के साथ कुछ दिन पहले हुई बैठक में कह डाले। जाहिर है कि राहुल गांधी का ये मैसेज साफ था कि महाराष्ट्र और झारखंड में खेमेबाजी बिल्कुल नहीं चलेगी। महाराष्ट्र में 20 नवंबर और झारखंड में 13 और 20 नवंबर को मतदान होना है। लेकिन गौर करेंगे तो दोनों ही राज्यों में कांग्रेस के नेताओं के खेमे हैं। पृथ्वीराज चौहान, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोल, विधायक दल नेता विजय विडेट्टीवार, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बाला साहब थोराट के अलावा गुटों की कमी नहीं है। कमोबेश इसी तरह की स्थिति झारखंड में भी है। महाराष्ट्र का चुनाव कांग्रेस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि लोकसभा में कांग्रेस की सीटें बढ़ना और बीजेपी को 240 सीटों तक सीमित करना, ये कांग्रेस अपने आप में बड़ी अचीवमेंट मान रही थी। और उसके बाद इमीडिएट हरियाणा का जो चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस को हार मिली है। हरियाणा का जो चुनाव में हार होने की वजह से कांग्रेस का थोड़ा सा मोरल डाउन है। और लेकिन एक प्लस पॉइंट महाराष्ट्र में ये भी है कि अकेली कांग्रेस बीजेपी का सामना नहीं कर रही है, वहाँ पे अलायंस के 2 पार्टनर साथ में हैं। कांग्रेस हरियाणा चुनाव के बाद जिस तरह से बैकफुट पे आई है, वैसे स्थिति में महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री के चेहरा होने में कोई विशेष जो है कि अब उसमें कोई मुश्किलें नजर नहीं आ रही हैं। हालांकि अगर लोकसभा चुनाव को देखें तो कांग्रेस 17 सीटों पे लड़ी थी और 13 सीटें जीती थी। भारतीय जनता पार्टी 24 सीटों पर लड़ी थी और केवल 9 सीट जीत सकी थी। तो उस दृष्टि से अगर हम लोग देखें तो कांग्रेस के तुलना भारतीय जनता पार्टी की तुलना में कांग्रेस का स्ट्राइक रेट काफी मजबूत था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के विश्वसनीय और पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल का रुतबा कांग्रेस में काफी है। केसी वेणुगोपाल राहुल गांधी को बखूबी समझते हैं। वो पार्टी के नेताओं को गुटबाजी से दूर रहकर और मिलकर चुनाव जीतने का मंत्र बड़े मन से बताते हैं। इस घमासान का असर दूसरे दल से तालमेल, उम्मीदवार चयन, टिकट बंटवारा, चुनाव प्रचार अभियान में जिम्मेदारी का बंटवारा समेत तमाम पहलुओं पर पड़ा। महाराष्ट्र और झारखंड के नेताओं को मुख्य विपक्षी दल अभी से इसके लिए ताकीद कर रहे हैं कि वो अनावश्यक बयानबाजी, गुटबाजी, भीतरघात जैसी स्थितियों से दूर रहे। हम लोग की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है एंड हम कॉन्फिडेंट है कि इस बार हम लोग जरूर सरकार बनाएंगे। एंड अलायंस का गठबंधन भी बहुत मजबूत है एंड सब मिलके वही चाहते हैं कि हम कैसे एक करप्ट सरकार को हरा पाएं, उसी के लिए हम लोग का प्रयास रहेगा एंड काफ़ी अच्छा है, यही बोल सकता हूँ। कांग्रेस के जानकारों की माने तो एंटी इनकम्बेंसी इस वक्त महाराष्ट्र में बखूबी देखी जा रही है। ऐसे में मराठा आरक्षण का मुद्दा, जातीय जनगणना, महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर कांग्रेस ताल ठोकने उतरेगी। कांग्रेस अभी खुलकर नहीं बोल रही है, लेकिन झारखंड हो या महाराष्ट्र, दोनों जगह गठबंधन में सीटों का बंटवारा लगभग तय हो चुका है। ज़्यादा खराब रिजल्ट भी नहीं है हरियाणा में। हम लोग की सरकार बननी थी, बट अब वोट परसेंट देखोगे लगभग 40% ही है, 0.5% से चूक गए। बट महाराष्ट्र में ऐसा उम्मीद नहीं है। हमें आशा है कि यहाँ पे सरकार महाराष्ट्र झारखंड में बनाएंगे ज़रूर एंड इसके लिए जो लर्निंग्स है, अगर कुछ भी है हरियाणा से लेके जाएंगे आगे सीट डिस्ट्रीब्यूशन में। ये सरकार जो है महाराष्ट्र में, ये हम लोग की जो पार्टीज थी उसको तोड़ के करप्शन के माध्यम से ये बनी है सरकार एंड ये लोगों को पता है एंड ये हम यही सब मुद्दा लेके जाएंगे। बेरोजगारी का मुद्दा हो या करप्शन का मुद्दा हो गया, जो मुद्दा है वो लेके जाएंगे एंड हमें यकीन है कि ये सरकार जरूर बनाएंगे।
महाराष्ट्र के अलावा झारखंड की बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन में कांग्रेस से बड़ी पार्टी रहेगी। ऐसे में ट्राइबल और नॉन ट्राइबल का मुद्दा छाया रह सकता है। हालांकि वरिष्ठ पत्रकार ये भी मानते हैं कि बीजेपी पूरी कोशिश करेगी कि ट्राइबल इलाकों में अल्पसंख्यकों की संख्या में बढ़ोतरी का मुद्दा बनाया जाए। इसके अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा से बीजेपी में शामिल हुए चंपई सोरेन भी दोनों पार्टियों के लिए गड्ढे खोदेंगे, जिनसे निपटना दोनों पार्टियों के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। झारखंड में वहाँ पे तो सीधी फाइट है। एक प्रादेशिक दल है झारखंड मुक्ति मोर्चा, जहाँ पे कांग्रेस एक सेकेंडरी पोजीशन पे है, और बीजेपी जो नेशनल पार्टी है और केंद्र में भी उनकी सत्ता है। अब वहाँ पे जो है, वहाँ पे ट्राइबल मुख्यमंत्री को करप्शन के आरोप में जेल जाना पड़ा। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो उसको सिंपैथी बनाने की कोशिश करेगा ट्राइबल बेल्ट में। लेकिन वही है कि एक रीजनल फोर्स वर्सेस नेशनल फोर्स, ये सीधा सीधा मुकाबला वहाँ पे होगा। आखिर रणनीति क्या चल रही है दोनों पक्षों के दृष्टि से? जैसा मैंने कहा कि हेमंता बिस्वा शर्मा काफ़ी कठोर जो है कि इलेक्शन कैंपेन वहाँ पे कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें कि हेमंत सोरेन की जो पूरी रणनीति है वो गठबंधन के साथ चल रहा है। वहाँ पे गठबंधन में कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय जनता दल ये प्रमुख जो है कि हम लोग को दिख रहे हैं। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी भी वहाँ पे गठबंधन में ही चुनाव लड़ने वाली है झारखंड में। तो दोनों तरफ से यानी एनडीए बनाम इंडिया अलायंस, ये दोनों घटक दल जो है वहाँ पे चुनाव के लिए तैयार हैं। महाराष्ट्र के चुनावी दंगल में सियासी दलों के अपने दावे हैं, तो अपनी सियासी रणनीतियों के साथ सभी दल चुनावी मैदान में कूद चुके हैं। तो कांग्रेस के लिए भी चुनौतियां काफी बड़ी हैं, लेकिन इस चुनावी मैदान में बाजी कौन मारेगा ये देखना दिलचस्प होगा। हरियाणा में हार से सबक लेते हुए कांग्रेस आलाकमान ने तय किया है कि महाराष्ट्र में 6 प्रभारी जबकि झारखंड में 3 प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। यानी कि मकसद साफ है कि मैसेज ये देना है कि किसी एक के हाथ में पावर हम नहीं दे सकते, ताकि हरियाणा की तरह कोई एक अपनी चलती करे, बाकी लोग उसके खिलाफ रणनीति बनाएं और पार्टी पीछे चली जाए। जाहिर तौर पर इस मकसद के बाद अब देखना यह है कि महाराष्ट्र और झारखंड के रिजल्ट कैसे आते हैं। कैमरामैन विवेक शुक्ला के साथ मैं प्रशांत त्रिपाठी, लाइव टाइम्स। हरियाणा में हैट्रिक लगाने के बाद बीजेपी के विधायक दल के नेता के तौर पर नायब सिंह सैनी को चुन लिया गया है और कल उनका शपथ ग्रहण समारोह होगा। कई दिग्गज शपथ ग्रहण में शामिल होंगे, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जो कल तक सीएम पद की दावेदारी कर रहे थे उन्हें ही प्रस्तावक बना दिया गया है। पूरा माजरा है क्या, देखिए इस रिपोर्ट में। हरियाणा में विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद नायब सिंह सैनी गुरुवार को सीएम पद की शपथ लेंगे। सैनी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोरों पर हैं। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में पीएम मोदी समेत बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। हरियाणा की एक बार फिर कमान संभालने से पहले नायब सिंह सैनी ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि हमने चुनाव से पहले ये वादा किया था कि हम सत्ता में वापसी करने के बाद पहले 24,000 युवाओं को नौकरी देंगे और बीजेपी जो कहती है वो करती है। हमने ये अनाउंसमेंट किया था कि हम सबसे पहले उन बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर देंगे। हम अपनी बात के ऊपर पूरा कायम है और बच्चों का वो रिजल्ट क्या है। हमारे 24,000 बच्चे हैं, 24,000 बच्चों का कल ही जब सब होगा तो कमीशन का पूरा रिजल्ट क्या है वो उसको जारी कर देगा। ये हमारा बीजेपी की विधायक दल की बैठक में नायब सैनी को सर्वसम्मति से नेता चुन लिया गया है। खास बात ये रही कि नायब सैनी के नाम का प्रस्ताव अनिल विज ने किया। ये वही अनिल विज हैं जिन्होंने कई बार सार्वजनिक तौर पर मुख्यमंत्री की कुर्सी का दावा तो किया, लेकिन अब वो अपने बयान से ही पलट गए। जरा उनके अलग अलग बयानों को आप भी सुन लीजिए। मैं कभी मानता नहीं, पार्टी जहाँ ड्यूटी लगाती है वहाँ डट के करते हैं। साहब, आपने पहली बार इतना खुलकर बोला था सीएम की कुर्सी को लेकर, लेकिन पार्टी ने दरकिनार कर दिया, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, कहीं दरकिनार नहीं किया, कहीं मैंने बोला नहीं था। मैंने खाली एक स्पष्टीकरण दिया था
कि जो मेरे बारे में गलत बात कही जा रही थी कि अनिल विज बनना नहीं चाहता, तो मैंने वो स्पष्टीकरण दिया। नहीं, MLA हूँ मैं, 7वीं बार हूँ, सीनियर मोस्ट हूँ। सीएम नहीं बन पाए सर, इसका कोई नहीं, कभी मैंने मन में रखा भी नहीं, कभी रखा भी नहीं मैंने मन में कभी नहीं। जहाँ भी पार्टी मुझे चौकीदार बना देगी, मैं वो भी पूरी निष्ठा के साथ काम करूंगा। अनिल विज है मेरा नाम। मैं हरियाणा का सबसे वरिष्ठ विधायक हूँ। 6 बार मैं MLA बन चुका हूँ और 7वीं बार मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मैंने आज तक पार्टी से कुछ नहीं मांगा है, लेकिन इस बार क्योंकि मेरे ऊपर हरियाणा की जनता का, मेरे शहर की जनता का बहुत दबाव बन रहा है, इसलिए इस बार मैं मुख्यमंत्री पद का दावा करूंगा। बनाना ना बनाना हाई कमांड के हाथ में है, लेकिन अगर मुझे बना दिया, मैं दावे के साथ कहता हूं कि मैं हरियाणा की तकदीर बदल दूंगा, मैं हरियाणा की तस्वीर बदल दूंगा। राजनीति में कब क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता। इस वाक्य को चरितार्थ करने के लिए हरियाणा में आज हुई बीजेपी विधायक दल की बैठक इसका बड़ा उदाहरण है, क्योंकि इस बैठक के बाद उनके ही सुर बदल गए जो खुद सीएम पद की दावेदारी पेश कर रहे थे। बहरहाल गुरुवार को नायब सिंह सीएम पद की शपथ लेंगे, जिसके बाद हरियाणा के विकास में रफ्तार का पहिया तेजी से आगे बढ़ाने का बीजेपी दावा कर रही है। लाइव टाइम्स के लिए दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट। दूसरी बार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उमर अब्दुल्ला को दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा की 2 सीटों से चुनाव लड़ा था। देखिए रिपोर्ट। लंबे अरसे के बाद जम्मू कश्मीर से इस तरह की तस्वीर आई है। अब्दुल्ला परिवार के चिराग उमर अब्दुल्ला ने केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर बुधवार को शपथ ली। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद जम्मू कश्मीर में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में उमर अब्दुल्ला ने बडगाम और गांदरबल से शानदार जीत दर्ज की। उमर ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा की 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था। Governing Jammu and Kashmir comes with its own challenges, but this is also an incredible opportunity. This is an opportunity for a generational shift in government, for a new team to come. We are a union territory, therefore this is a chance to sort of figure out how this works, and this is a new mandate from the people. So yes, there are a lot of challenges, but it's also an incredible opportunity, and it would be a crime to allow this opportunity to go to waste. उमर अब्दुल्ला साल 1998, 1999 और 2004 में 3 बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं। बतौर मुख्यमंत्री ये उनका दूसरा कार्यकाल है। इससे पहले वो 2009 से 2015 तक मुख्यमंत्री रह चुके हैं। I've always maintained that our status as a union territory is a temporary one. We have commitments from the government of India, particularly from Prime Minister, Home Minister, others, that statehood will be restored to Jammu and Kashmir, and we hope that that happens at the earliest. But in the meantime, we have a responsibility, we have a mandate from the people to get down to work and to work to resolve their problems, and that is what we aim to do from day one. श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उमर अब्दुल्ला को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। अपने दादा शेख अब्दुल्ला और पिता फारूक अब्दुल्ला के बाद उमर अपने परिवार में मुख्यमंत्री का पद संभालने वाले तीसरी पीढ़ी के नेता हैं। उमर अब्दुल्ला 2019 में अनुच्छेद 370 के खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली निर्वाचित सरकार के प्रमुख भी हैं। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग कर इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया था।